हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये हमारी जनरल हिंदी क्लासेस की मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है और जो मैंने आपको क्लास 1 करवाई थी, आज मैं उसके आपको PYQ करवाऊँगी। जिसने उस क्लास को नहीं देखा पहले उस क्लास को देखिए और यहाँ पे अपने MCQ लगाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको अपना लेवल पता लगेगा। और ये जो वीडियो है हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की क्यों ना हो। और पिछले कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन अब से रेगुलर होगी वीडियोस अपलोड, ठीक है। और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, इसमें मोस्टली आपको 80 to 81 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पहला आता है क्वेश्चन, पहले वाले में तो यही पूछा गया था कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आपको बाद में भी मिल जाएगा ये वाला। तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है? किसे कहा गया अयोगवाह? मैंने आपको बताया था ना लास्ट में, अंग और अंगह होते हैं जो, अगर आपको याद हो तो, इन्हीं विसर्ग होता है ना, ये विसर्ग होते हैं ना, इसी अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। फ और ब किस प्रकार के वर्ण हैं? किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ वर्ण होते हैं वो, याद रखिए एक बार, दंतोष्ठ वर्ण होते हैं। फ और ब किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? किसकी लघुत्तम इकाई है जी? ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। मैंने आपको बताया था ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण को ही ध्वनि कह देते हैं, वही चीज़ है। अब है आपका फोर्थ, लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं। बताइए इसमें से क्या आएगा इसका आंसर? वर्ण, ठीक है। लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं क्या? वर्ण कहते हैं। चलिए, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। मात्रा का क्या अर्थ होता है वर्णमाला में? वर्ण के मात्राएं या वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। कौन सा होगा इसमें से? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। तभी तो अगर कभी आपने थोड़ा ध्यान दिया हो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर, जब मैम डिक्टेशन बोलती है ना हिंदी में, शुक्लिक बोलती है तो वैसे बोलती है, जैसे सामना, सामना कि रण, इस तरीके से ऐसे बोलती है ताकि बच्चों को पता लगे छोटी की मात्रा कौन सी है, बड़ी की मात्रा कौन सी है। मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताया आपको ताकि समझ में आए। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक बच्चे को समझ में आए ये वीडियोस, चाहे उसने पहले इस टॉपिक को किया है या नहीं किया है। चलिए, 7th है, बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। बिना अवरोध के यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के जो वर्ण या बिना किसी की हेल्प के जो वर्ण जो है एकदम से बोले जाएं, वो स्वर ही होते हैं। मैंने आपको बताया था, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। 8th है आपके पास, व्यंजन की परिभाषा क्या है? अभी तो बताया मैंने आपको, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण वो व्यंजन की परिभाषा में आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन कौन सा है। सभी हैं स्पर्श व्यंजन, सारे के सारे आपके स्पर्श व्यंजन है। इसमें वर्ग की बात करी गई है, ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क कौन सा व्यंजन है? क से कबूतर, कबूतर ने कंठ में मारा चोंच, तो आपका कंठ आ जाएगा, ठीक है। 10th का डी ऑप्शन। 11th है आपके पास, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी तो बताया मैंने, कंठ आ जाएगा, तो क वर्ग के अंदर तो क नहीं आता क्या? तो यहाँ पे भी आ जाएगी। क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो किसके अंदर आते हैं? कंठ के अंदर आते हैं। ये मैंने आपको व्यंजन वाली वीडियो के अंदर पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जा करके देखिए, ठीक है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर आके इस वाली वीडियो में से अपना MCQ लगाइएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। औष्ठ्य का मतलब आपको पता है ना, होठ, ठीक है ना, आपके लिप्स, उनसे जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है वो कि इसमें से कौन सा नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन HTET में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सारे मैंने आपको PYQ ही करवा रही हूँ मैं, कोई KVS का है, कोई EMRS का है, ठीक है, कोई NVS का है, कोई HTET का है इसलिए। तो बताइए जी, इसका आ जाएगा D, औष्ठ्य नहीं है, ठीक है। इसको अनुनासिक या नासिक वर्ण भी बोलते हैं,
याद आ रहा होगा आपको। तो निम्नलिखित वर्णों में से मूर्धन्य है। देखो मूर्धन्य, मैंने आपको इसकी ट्रिक याद करवाई थी कि टमाटर ज़्यादा खाने से कि उसको मूर्ध आ गई, वो मुर्शिद हो गया है ना। तो ट से ट वर्ग के जितने भी हो जाएंगे वो किसमें आ जाएंगे, मूर्धन्य। 13th हो गया आपका। 14th, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण है, कौन सा वर्ण है जी महाप्राण है, इसके अंदर आपका आ जाएगा ख। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक होते हैं अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण व्यंजन, आपकी क्लासिफिकेशन करवाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे जो दो वर्णों से, जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने हों। ठीक है, जैसे कि श, त्र, ज्ञ। ओके, ये वाले तो होते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं इसको। प, फ, ब, भ ये आपके आ जाएंगे। और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। ठीक है जी। 15th का आ जाएगा आपका सी। उसके बाद आपके पास 16th, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है। अभी मैं बता के हटी हूँ आपको, सेम ही आ गया। नासिक्य कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मैंने बताया था ना जो पंचम वर्ग होता है ना हमारे स्पर्श, जो मैंने आपको बताए थे कि व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है जो मैंने आपको व्यंजन बताए थे, ठीक है, उसमें से मैंने आपको बताया जो पंचम वर्ग होता है, पांचवा जो वर्ग होता है वो सारा का सारा आपका नासिक्य या फिर अनुनासिक वर्ण बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब उसको हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हो ये। उसके बाद है 17th आपका च, छ, झ और यहाँ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ कौन सी कहलाती हैं, तालव्य ध्वनियाँ। क्योंकि मैंने आपको इसका भी एक ट्रिक बताया था कि च से चम्मच, चम्मच लगा आपके तालव्य के अंदर, तो ये बन जाएगी सारी तालव्य के अंदर। ठीक है, तो च वर्ग के जितने भी वर्ण आएंगे वो आपके तालव्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अभी आपके पास महाप्राण वाला पूछा गया था। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है वो अल्प प्राण इनमें से कौन सा वर्ण है, बताइए जी अल्प प्राण कौन सा है। ए आ जाएगा इसमें। क और ग क्या है आपका, अल्प प्राण है। क्योंकि आपको इस दो कैटेगरी से इसको डिवाइड करना था। एक था आपके पास अल्प प्राण, ठीक है, दूसरा आपके पास महाप्राण। इसके अंदर आपका क वर्ग, इसमें आपका ख वर्ग। ग ऐसे था, क, ख, ग, घ, इस प्रकार से। ठीक है, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ज़रा देखिए इसमें से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी, सी आ जाएंगी। च, छ, ज, झ अभी बताया था, च से चम्मच लगा तालव्य के अंदर, तो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आपके तालव्य ध्वनिया के अंदर आते हैं। उसके बाद है वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। व्यंजनों को जो है ना एक और टाइप उसको क्लासीफाई करते हैं, घोष, और इसको हम सघोष भी बोल देते हैं और घोष बोलते हैं। एक होता है अघोष, ठीक है, घोष और सघोष, ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ण आपका घोष वर्ण है। कौन सा वर्ण हो जाएगा आपका घोष वर्ण, ह हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आपके ये होते हैं ना तीनों से और है, ठीक है, वो सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मूल स्वर कितने होते हैं, 4। अब है 23, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं। अल्प प्राण के अंदर तो क आ रहा था, ग आ रहा था, तो महाप्राण के अंदर क्या आएगा, घ और घ आ जाएगा। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा आपका ए आंसर। चलिए, वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ये देखिए, ऐ और अय वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, अगर किसी को याद हो तो। मैं सारा करवाया था आपको, कंठ तालव्य कहलाते हैं। और ये तो मैंने स्पेशली वहाँ पे बताया था आपको कि ये कैसे होता है। देखो जो अय होता है ना, ऐ जो होता है ना, अ और ई से बनता है। आपको पता है ये किस में जाता है, कंठ के अंदर, ये किस में जाता है, तालव्य के अंदर। तो इन दोनों को मिला के बन जाता है कंठ तालव्य। अब देखो, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, ये तीनों से और है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श, स्पर्शी, संघर्षी, प्रकंपीय, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बताना जरा। 26 का आपका हो जाएगा सी, संघर्षी, ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं ना हम इसको। नेक्स्ट आपके पास, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या कितनी है जी,
50। अघोष वर्ण कौन सा है? स। अघोष वर्ण कौन सा है आपका? स है, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं बताना। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत, अकारांत, ठीक है, याद रखना ये पूछा जाए तो। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने बोलता था कि ऐसा लगता है जब इसको हम बोलते हैं इन वर्णों को तो नाक से आवाज़ आ रही हो, नाक से ध्वनि प्रकट हो रही हो, तो अनुनासिक या फिर नासिक। उसके बाद आपके पास 31। निम्न में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन मैंने आपको 25 करवाए थे। क, च, ट, त, प, अगर याद है तो। इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन एक स्पर्श व्यंजन है? छ आ जाएगा इसमें, क्योंकि आपका जो ये श है और ये जो ह है और ये जो ल है अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है ना ये, और ल को हम र को बोलते हैं प्रकम्पित व्यंजन तो, और ल को भी मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं। श और ह किसके अंदर आएंगे अभी बता के हटी हूँ। इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि है? युग्म आघोष ध्वनि कौन सी है आपकी? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सी, प और फ। श वर्ण किसके योग से बना है? श वर्ण किसके योग से बना है? इसके योग से बना है जी, देखो, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है जिसमें से, देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन होता है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, कौन सी होती हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। तो 35 हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन तो दो वर्णों से बन के मिला हो, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 36 का बी आंसर। 37। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, मैंने बताया था ना, च से चम्मच लगा आपके कहाँ पे? तालव्य के अंदर, तो तालव्य हो जाएगा। तो च वर्ग के जितने भी वर्ण आएंगे वो आपके तालव्य के अंदर आते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए 38। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य, ट से टमाटर खाए और मूर्छित हो गए, तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे मूर्धन्य के अंदर आता है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? अभी तो हमने करके हटे हैं हम ये, तो 39 का आ जाएगा सी, संयुक्त वर्ण नहीं पूछा था अभी उसने। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ए आ जाएगा, इसका आंसर ए होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह है विसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगी पश्च स्वर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो आ है वो पश्च स्वर होता है, ठीक है। अब है 43। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इनसे बना है जी, ठीक है। तो 44 का है बी आंसर। 45 का हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? क के। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? जो नाक से बोले जाने वाले व्यंजन है, ये रे। तो 46 का आपका बी आंसर है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? पहले ध्वनि होती है, फिर शब्द होते हैं, फिर पद होता है, फिर वाक्य होता है, ठीक है। तो 47 का आपका डी आंसर है। 47 का आपका डी आंसर है। 48 कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। उदाहरण क्या है बताइए, कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? 48 का आपका बनेगा ए ऑप्शन। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? अभी बताया था मैंने, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो 49 का आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण जिसमें थोड़े से प्राण निकलते हैं, तो क और ग। 50 का बी आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 51 का सी, 13 स्वर होते हैं।
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पंचमाक्षर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब है 53, हिंदी वर्णमाला में अ और अंग्य का क्या है? क्या है 53 का अयोगवाह? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 53 का सी आ जाएगा, अयोगवाह। याद रखना इसको, पूछ लिया जाए तो। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बताइए भैया इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? ऑब्वियस ही बात है, तो व्यंजन होता है, तो डी ही आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो 54 का डी आंसर है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो आप बोल के देख सकते हो ना, अपने नीचे वाले होठ को ऐसे पकड़ के रखो और फिर बोल के देखो कोई भी इनमें से ये वाला वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण बोल के देखिए, कठिनाई किस में होगी? तो ब में ही तो होगी। जब आप ब को बोलते हो तो दोनों होठ आपके आपस में मिलते हैं। तो 55 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 56, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। बताइए क्या रहेगा इसमें? मैंने आपको कचट तो करवाया था ना, बस अगर वो याद है और ये याद है जिस ट्रिक से करवाया था, क च ट त क कंठ्य, च तालव्य, ट मूर्धन्य, उसके हिसाब से देख लीजिए कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, ये देखो कंठ्य तालव्य यही चल रहा है सही। तो 56 का आ जाएगा ए ऑप्शन। 56 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 57, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग के अंदर इसमें से कौन सा नहीं आता? ट ठ ड ढ। 57 का डी ऑप्शन है, घ। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है इनमें से? चम्मच लगा तालवे के अंदर, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से बोलने जाने वाली ध्वनि। क से कबूतर, कबूतर ने चोंच मारी कंठ के अंदर, तो आपका क वर्ग के आ जाएंगे सारे, तो क और ख आ जाएगी आपकी कंठ्य ध्वनियाँ। 59 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों सै और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन, क्योंकि ऐसा लगता है इसको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं और ऊष्मीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जब हम इनको बोलते हैं ना तो गर्म हवा मुख से निकल रही हो, इस वजह से इनको ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ऊष्म का मतलब होता है हवा। अब ऐसे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हाँ जी बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 62 का बताइए मुझे आंसर क्या रहेगा? 62 का आएगा आपका तालव्य। ठीक है, अब इसने आगे ये दे दिया ना, च से चम्मच लगा, पूरा च वर्ग आ गया ये, और ई, च से चम्मच लगा तालव्य के अंदर, तो बच्चा बोलता है ई, य और श। ठीक है, तो वो भी आपके तालव्य में ही आते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? 63 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए, ज। घोष वर्ण कौन सा आपका? ज। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होते हैं टोटल। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये वर्ण वाला चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, तो वर्ण विच्छेद ही कहलाएगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द, हर एक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, तो अलग अलग तो विच्छेद ही होता है ना, संयोजन तो नहीं होगा, संधि भी नहीं होगा, संधि विच्छेद भी नहीं होगा। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। सिंपल, तो 66 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वर में ऐ और अय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? कंठ तालव्य। मैंने आपको बताया था कंठ तालव्य क्या है। 67 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ 68, निम्न में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? औष्ठ्य वर्ण कौन सा है आपका? ऊ, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था, य, र, ल, व, इनमें से बताना है। अब देख लो कौन सा रहेगा अंतस्थ व्यंजन, तो आपका व रहेगा। ठीक है, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? इन वर्णों के सहयोग से बना है, तो 70 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब 71 अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ये तो हम कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 71 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पंचमाक्षर, ये भी मैंने को बताया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 का डी ऑप्शन है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है जी निम्न में से? 73 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ग। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका? ग। मैंने बताया था ना, क इधर है तो ख इधर है, ग इधर है। इधर अल्प प्राण वाले हैं, इधर महाप्राण वाले हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 में आ जाए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लूत स्वर। बस इसको ऐसे नाम याद रखना, अब तो इतना पूछा जाता, बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन देख लेना इसकी, कि जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना जिन वर्णों को बोलने में, जिस स्वरों को बोलने में, उसको प्लूत स्वर बोलते हैं। तो 75 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 76 च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जैसे चम्मच लगा तालव्य के अंदर, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 76 का सी ऑप्शन है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? 77 का दीर्घ स्वर बताइए, इसमें से कौन सा है? बी ऑप्शन, ई। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई के बारे में पूछ रहा है वो। मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि शब्द होता है। अगर वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उसमें सब चीज़ें मेंशन है। एक बार आप उसे देखिए, उसके बाद इन MCQ को आप करिए, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, आपको कितना समझ में आ रहा है, और कहाँ कहाँ पे आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। तो इसका 79 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। प्लूत स्वर कौन सा है? प्लूत स्वर कौन सा है? ओम। अभी तो हमने बोला ना कि दीर्घ स्वर से भी जिसमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में, उसे हम प्लूत स्वर बोलते हैं। तो अगर आप इसमें ओम, ये तो होता नहीं, औम, ओम, ओम होता है ना, इसको लगता है बोलने में। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद होता है स्वर। तो जब हम फर्स्ट करवाते हैं तो यही बोलते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और ये रहे आपके सारे आंसर्स। आप लोग अपने अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। ठीक है, ताकि किसी का तो भला हो एटलीस्ट, और यही सोच के मैंने इन वीडियोज़ को भी बनाया है। थैंक यू सो मच।